पढ़ने में तो मैं ठीक नहीं थी। तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि इफ यू फील कि आप अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे, अगर आपको अंदर से फील होता है कि आप एक क्रिटिकल एक उस तरह के एनालिटिकल स्किल नहीं है आपको डेवलपिंग के लिए, तो आपका आगे जाके करियर रुक जाएगा। सही टाइम पे गलत कंपनी चूज कर लिया तो आपका वो टाइम भी खराब होता है। मैं वहां मूव हो गई, मेरी सैलरी में मुझे कुछ नहीं बचता था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ की रेंट वगैरह खाना पीना ही बहुत एक्सपेंसिव था, ऑफिस आना जाना। तो सपोज करो किसी की इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है, उसको वो प्रोफाइल ग्रो करनी है। मोस्टली जो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे तो फोटोग्राफी की प्रोफाइल्स होती हैं, राइट, या कुछ वीडियो की रील्स बनती हैं। तो अगर उनको अपना पेज ग्रो करना है तो बेसिक स्टेप जो उनको करनी चाहिए, जो उनको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? देखो, सर्वाइविंग के लिए तो सबसे पहले तो यह है कि हर इंडस्ट्री, खासतौर पे इंटरनेट इंडस्ट्री हर दिन बदल जाती है। हाय गाइस, वेलकम टू शंकर टेक टॉक। आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम है मोनिका, और मोनिका है डिजिटल मार्केटर। उन्होंने बीसीए और एमसीए किया हुआ है अपनी एजुकेशन में, और उनकी जर्नी को डिटेल में जानेंगे हम आज, और उनसे बात करेंगे उन्होंने इससे पहले क्या किया था। अभी एज ए वो डिजिटल मार्केटर काम करती हैं, वो खुद का बिजनेस करती हैं, और उन्होंने इस जर्नी में कितने स्ट्रगल फेस किए हैं डिटेल में बात करने वाले। तो वेलकम मोनिका इन शंकर टेक टॉक। हाय, नमस्ते, वेलकम, थैंक यू वेरी मच कि मुझे बुलाया एंड तुम मेरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एंड मेरी जो जर्नी है उसके बारे में इंटरेस्टेड है जानने में। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स विद यू। तो हाय मोनिका, अपन बात करेंगे स्टार्टिंग आपके कॉलेज से, जो भी आपने लास्ट एजुकेशन की है उस हिसाब से। अगर आप अपनी जैसे मैंने कहा बीसीए या एमसीए दोनों की जर्नी शेयर करना चाहें तो वेल एंड गुड है। क्या आपकी स्कोरिंग रही वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर्स हैं जो आईटी में लोग काम करते हैं। तो हम ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए बनाते हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो जिनकी जॉब चल जाती है वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब बहुत नहीं रहा, हमारे कैरियर में कुछ नहीं रहा, या दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो आप अपनी जर्नी से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। पढ़ने में तो मैं ठीक नहीं थी। क्या होता है कि जैसे अभी तुमने कहा कि रिसेशन चल रहा है, सभी को अपना करियर सेट करना है, बनाना है, तो मेरा भी यही था, बस मुझे कुछ अलग करना था। आई डोंट वांट टू गो सेम थिंग, मेडिकल में या इंजीनियरिंग करनी है, वो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे वो करना है। सो बट हाँ, उस वक्त जब हम 90s किड्स के लिए तो 90s की जो किड्स हैं उनके लिए तो कंप्यूटर्स एंड गेम्स, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था दैट टाइम। सो मेरा उसमें इंटरेस्ट आया। सो उस वक्त जो है एक ऑप्शन था, जब हम 12th करते थे तो ऑप्शन आया था कंप्यूटर्स का, तो मैंने कंप्यूटर्स का ऑप्शन लिया। उसके बाद मैंने बीसीए किया गवर्नमेंट कॉलेज से, मेरे मार्क्स भी ठीक थे तो गवर्नमेंट में मुझे एडमिशन मिल गया। एंड देन आई वेंट टू द एमसीए। सो हाँ, जर्नी हुई, बट वहाँ पे थोड़ा सा ये डाउट था कि डेवलपिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है, या क्या करना है। क्योंकि आई थिंक तुम्हें याद होगा जब हमारे टीचर थे क्लास में, तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि इफ यू फील कि आप अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे, अगर आपको अंदर से फील होता है कि आप एक क्रिटिकल एक उस तरह के एनालिटिकल स्किल नहीं है आपको डेवलपिंग के लिए, तो आपका आगे जाके करियर रुक जाएगा। तो आगे जाके करियर रुके तो बेटर होगा कि आप अभी से चूज कर ले एग्जैक्टली आप इसमें जाओ। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे डेवलपर्स ने जर्नी की, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर उनको अपना स्ट्रीम चेंज करना पड़ता है, या फिर वो उस लेवल का जो एक्सपेक्टेशन होती है एज अ डेवलपर, वो नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज दैट फील्ड एंड सॉफ्टवेयर लाइन में या डेवलपिंग में जाने का। सो उस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में था डिजिटल मार्केटिंग, जब हम लोग एमसीए में थे। तो वो एक नया प्लेटफॉर्म चला था, फेसबुक, गूगल, तो एक सोशल मीडिया का भी ट्रेंड चला था उस वक्त में, बहुत ज़्यादा टिकटॉक का चलने लग गया था बहुत ज़्यादा। सो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, आई वेंट टू ऑन दैट फील्ड, सो आई चूज इन दिस।
ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि एमसीए के अंदर आपके जो टीचर्स ने आपको हाँ। गाइड किया और आपने उसको मान भी लिया चुपचाप से, ऐसा था? ठीक है। तो लेकिन Yes. पॉइंट यहाँ ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको उस टाइम कौन सी प्रोफाइल समझ आती थी या आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट तो देखो, इंटरेस्ट जो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट सभी बेटर थे, जैसे कि डेवलपिंग में ले लीजिए और सॉफ्टवेयर की लाइन में ले लीजिए, लैंग्वेजेस थे वहाँ पे, बट मुझे लैंग्वेजेस में इतना इंटरेस्ट था नहीं। पढ़ती थी बिकॉज इम्पोर्टेंट था, बट इंटरेस्ट नहीं था लैंग्वेजेस में। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स जो हमको पढ़ाते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते थे हमको, और कैसे जनरी हो रही है, प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे सेट होती है एक चीज़ों को बनाने के लिए, जो एक प्रॉपर मेथड जो हमें पढ़ाया जाता था, तो वो मुझे पसंद था। बट टेक्निकली मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था टेक्निकल जाने में, बट ठीक है, पढ़ना पड़ता था उस चीज़ के लिए। तो आपकी जो फर्स्ट जॉब थी वो आपको कॉलेज से मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉलेज जो था टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 किसी कैटेगरी में आता होगा, राइट? तो जहाँ पे कंपनीज भी आती हैं स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को हायर करने के लिए, तो क्या आपकी हायरिंग वहाँ से हुई फर्स्ट जॉब के लिए? और आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी वो भी आप प्लीज शेयर कीजिए। ऐसे यूनिवर्सिटी इज वेरी known for personality development. It's very known for people, students who came to that place from around all over the India. साउथ इंड में मिलेंगे, नॉर्थ में मिलेंगे, देयर इज नो सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है वहाँ पे। सो एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप एक छोटे से टाउन से आते हैं, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी नहीं है कैसे बात करनी है, कितने लोगों से किस तरीके से इंटरेक्टिव रहना है, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से ये सब चीजें बहुत डेवलपमेंट। तो जैसे कि इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड होता है एमसीए में भी, किसी भी उसमें होता है स्ट्रीम के अंदर, तो उसमें काफी सारी टीसीएस आई थी, इन्फोसिस आई थी, और भी बहुत बड़ी बड़ी थी, छोटी एजेंसीज भी आई थी, जो स्टार्टअप्स है वो भी आए थे। और सो उसमें क्या था कि बहुत सारे में क्राइटेरिया सेट नहीं था, परसेंटेज का क्राइटेरिया सेट था, वो हम लोग मैं नहीं मैच कर पा रही थी, और कोई और भी रीजन था जिसकी वजह से मैं मैच नहीं कर पाई। सो दैट्स वाई मैं वहाँ पे नहीं सेट हो पाई। बट उसके अलावा जो कुछ हमारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जिनको एक टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, जो टेक्निकली जो नोन होते हैं लैंग्वेजेस के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में, तो उनको भी वो भी हायर करते हैं, मास्टर्स उनको ज़रूरत होती है। तो वो एक इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए हायरिंग की थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था फॉर द ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस, और जेनपेक में भी हुआ था, और टेली परफॉर्मेंस में, दोनों में भी टेक्नीशियन के तौर पे मेरा हुआ था। मेरी लैंग्वेज भी ठीक थी, बोलने का सलीका भी ठीक था, तो कुछ ट्रेनिंग देके वो मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे। बट सिलेक्शन होने के बाद मेरा दिल ही नहीं किया वहाँ जाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई लर्निंग नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, इनकम वो अच्छी देंगे, उस स्टार्टिंग में फेज में बहुत अच्छा दे रहा था। 25 तो आप मान ही लो, बिल्कुल एज अ फ्रेशर वो लेके जा रहे थे, और डेफिनेटली विद इन 6 मंथ का जो टाइम पीरियड वो लेके चलते हैं, उसके बाद वो डेफिनेटली सैलरी बढ़ा देते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी लर्निंग वहाँ नहीं होती डेफिनेटली नहीं होती। और जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो मेरे सीनियर थे, मेरे काफी फ्रेंड्स थे, तो जब उनसे मैंने ये सब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये होता है, और ये कई बार बड़ी कंपनीज में भी होता है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में भी होता है। लोग जाते हैं और डब्बा खाली करके आ जाते हैं वापस, दे डोंट इवन लर्न एनीथिंग। जो कॉलेज में एजुकेशन लिया बस वही होती है, उसके अलावा वो कुछ सीख ही नहीं पाते, कंपनी सिखा ही नहीं पाती उनको। so, कई बार 1 साल में सिर्फ बैठे बैठे सैलरी देती है, तो मुझे वो नहीं करना था। आई वांट टू लर्न मोर थिंग्स स्टडी के अलावा, वो भी टेक्निकली, मुझे प्रैक्टिकली समझना था सब कुछ। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो ओवर देयर। मैंने अपने ही लेवल पे दोस्तों से बात की, कुछ इधर उधर लिंक्डइन वगैरह पे चेक किया, एंड देन आई फाइंड आउट अ कंपनी दैट्स कॉल्ड W3 ईरा, और जयपुर की कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो एसईओ के लिए। सो मैंने डिसाइड किया वहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट भी है, कम्प्लीटली टेक्निकली है, और वो एक नया फील्ड था मेरे लिए। सो आई वेंट देयर, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरी स्किल्स वहाँ सेट हुए, उन्होंने मुझे 6 मंथ की इंटर्नशिप पे रखा, और फिर ये डिसाइड हुआ कि 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वो मुझे एज अ एम्प्लॉय प्रमोट करेंगे, जो कि ऐसा ही हुआ। मुझे उन्होंने एम्प्लॉय की तरह काम किया, मैंने वहाँ 2-2.5 साल जॉब किया रहा हूँ, 2 ईयर्स कम्प्लीटली मैंने उनको एसईओ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, मैंने प्रमोशंस भी लिया, 1 साल के अंदर ही मैंने प्रमोशन भी ले लिया था।
तो सीनियर पोजीशन पे भी मैं आ गई थी 1.5 साल के अंदर, 2-2.5 साल में। सो ये मेरी बेसिक यहाँ से जर्नी है। उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्टेड हो गई, मैं गुड़गांव चली गई। वहाँ पे भी मैंने एक कंसल्टेंट नाम की कंपनी थी, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। बट मैं एसईओ में काफ़ी कुछ सीख चुकी थी 2 साल के अंदर। तो मैं चाहती थी कि और भी ज़्यादा डीपली, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पैटर्न है सीखने के। सो आई वांटेड टू आल्सो लर्न दिस अदर थिंग्स एक्सेप्ट द एसईओ। सो मुझे सोशल मीडिया भी सीखना था, मुझे एड्स भी सीखने थे। सो दैट्स व्हाई आई वेंट देयर टू जॉइन इन अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। तो मैंने फिर वहाँ पे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव भी अपनी जर्नी की। एंड नाउ आई हैव 7 years। मुझे 2-3 कंपनीज मैंने चेंज की थी। किसी में मैंने सोशल मीडिया सीखा, एक में मैंने कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी जैसे बनाते हैं जिसमें इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग भी सिखाई गई थी। तो दिल्ली में ही सीखा मैंने वो सभी, जयपुर में अवेलेबल नहीं थी ऐसी कोई कंपनी। आजकल शायद है, बट उस टाइम पर नहीं थी। 2018-20 के टाइम पे नहीं थी जयपुर में। सो ठीक है, बस वहाँ पे ही मेरी सारी डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग हुई। तो आपकी जो इंटर्नशिप थी 6 मंथ की, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिला था या फिर आपको आफ्टर 6 मंथ कुछ सैलरी पे की गई थी, और सैलरी क्या थी? नहीं, स्टाइपेंड तो मिला था मुझे, डेफिनेटली पेड थी, और वो मुझे 10,000 देते थे एज ए स्टाइपेंड स्टार्टिंग। फ्रॉम हाँ, एज ए फर्स्ट स्टाइपेंड फ्रॉम फर्स्ट 10,000 मंथ। देते फ्रॉम फर्स्ट मंथ। पेड था मेरा, और 6 मंथ के बाद तो उन्होंने फिर सैलरी पे रख लिया था मुझको। ओके, तो वो क्या थी सैलरी? सैलरी उन्होंने मुझको स्टार्टिंग में 17,000 दी थी। ओके ओके। हाँ, तो 17,000। 2.5 साल आपने वहाँ पे काम किया, और हाँ, उसके बाद जब गुड़गांव शिफ्ट हुए तो वहाँ पे आपको कितना इंक्रीमेंट मिला? गुड़गांव में तो एक तो मुझे पेमेंट को लेकर काफी हाइक मिली। जैसे गुड़गांव में 30,000 स्टार्टिंग ही थी। गुड़गांव में स्टार्टिंग ही 30,000 थी, और उसके बाद में वर्क का भी मुझे काफी, मतलब मेरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने को मिला। काम वहाँ पे काम बहुत ज्यादा था यहाँ के बजाय, और काफी वाइड था, और सोशल मीडिया पे नया था, तो नई नई चीजें भी ये सीख रही थी, स्किल्स भी नई नई हो रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट था यहाँ के अकॉर्डिंग, मतलब जयपुर की इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेरा काफी इम्प्रूवमेंट रहा मुझे। ओके। तो जैसे आप कॉलेज में थे उस टाइम, आप एमसीए कर रहे थे, तो उस टाइम कोई आपकी ड्रीम कंपनी थी, आप कहीं जाना चाहते थे? यार, ड्रीम कंपनी सभी की एक ही होती है, एक दो ही फिक्स होती है, विच इज गूगल, फेसबुक, एंड ये सभी ड्रीम कंपनीज थी। और मेरा जो ऑफिस था, डीएलएफ में था मेरा ऑफिस। जो मेरे घर से डीएलएफ का जो रास्ता था, गूगल की बिल्डिंग पड़ती थी सबसे पहले। जेएलएल की बिल्डिंग पड़ती थी, ओके, एचसीएल की बिल्डिंग पड़ती थी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज की भी बिल्डिंग वहां पड़ती थी। तो वो तो था ही, ऑब्वियसली ड्रीम था मेरे लिए कि मैं वहां काम करूं। बट पैंडेमिक स्टार्ट हो गया एक्चुअली। मेरा करियर जो स्टार्ट जब चल लग रहा था कि हाँ अब करियर बहुत अच्छा चलेगा, उस वक्त पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। जॉब्स नहीं मिल रही थी। डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो कंप्लीटली डिपेंड है मोस्टली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे। अब पैंडेमिक की वजह से जो है एक्सपोर्ट बंद हो गया, इम्पोर्ट बंद हो गया, तो लोगों ने जो उनको एक्स्ट्रा वेस्टेज लगा कि यार इस पे पैसा लगाना, तो अभी वो है नहीं सिनेरियो, क्योंकि बिजनेस बंद हो रखा था। तो इंटरनेशनल मार्केट पे जब भी कुछ होता है तो डेफिनेटली जो है हमको इंडियन की सर्विस मार्केटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। आज भी ऐसा हो रहा है, सेम चीज है। जितना भी यूक्रेन वगैरह की वॉर स्टार्ट हो गई तो इंडिया में भी प्रॉब्लम होने लगी। सो द सेम चीज, पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मेरा बैकएंड हो गया, स्टॉप भी लग गया। जॉब्स मिल रही थी बट सैलरी उतनी दे रहे थे। वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था, बट बहुत ज्यादा हैक्टिक था, काम प्रॉपर नहीं हो पाता था उसमें। सो ये एक रीजन रहा। तो जब आपने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की, तो उससे पहले आपने इंटर्नशिप की, जैसा आपने कहा है, बट आपकी स्टाइपेंड मिलता था, तो वो एक जॉब प्रोफाइल ही हो गई। लेकिन मुझे जो स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं उनको ये जानना है कि इंटर्नशिप करियर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, इंटर्नशिप तो सबसे पहली बात तो ये है, इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बार तो आपको चूज करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। इंटर्नशिप के लिए कंपनी चूज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपने सही टाइम पे गलत कंपनी चूज कर ली ना, तो आपका वो टाइम भी खराब होता है।
ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं यहाँ से गुड़गांव गई थी तो मैंने सोशल मीडिया के लिए जो ज्वाइन किया, वो भी एक्चुअली उसने कहा कि आपको सोशल मीडिया में एक्सपीरियंस नहीं है बट आपको एसईओ में है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सोशल मीडिया के लिए इंटर्नशिप करा देंगे बट आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया में जॉब नहीं दे सकते। उन्होंने ये मुझ पर शर्त रखी थी। हाँ, बट वहां पे ना फर्स्ट जो जॉब थी कंसल्टेंट की जो थी, वहां पे मैंने ये मतलब मैंने गलत चूज की थी कंपनी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत कंपनी चूज की है, क्योंकि वो सोशल मीडिया तो करते थे लेकिन उनकी ना बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी सोशल मीडिया पर स्ट्रैटेजी बनाने की, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। मुझे जो लगा कि क्योंकि उनके पास, एक तो ना उनके पास क्लाइंट्स बहुत कम थे, कम क्लाइंट होते ना तो आपके पास लर्निंग कम हो जाती है। तो जब भी हम किसी इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी को चूज करते हैं तो बेटर ये देखते हैं कि उनके पास क्लाइंट कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने हैं। ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे तो हमें काम सीखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो मेरे साथ में ये था कि मैंने जिस कंपनी के साथ काम किया उसके पास प्रोजेक्ट्स ही बहुत कम थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे पर थे बहुत कम। अब कम प्रोजेक्ट्स थे तो मैं कुछ लर्निंग ही नहीं कर पाई, तो मैंने गलत कंपनी चूज कर दी। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वो कॉलेज से निकले इंटर्नशिप करता है तो सबसे पहले तो वो कंपनी के बारे में देखे, उनके पास कितना काम है, वो कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और कितने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इंडिया के करते हैं, डोमेस्टिक करते हैं, इंटरनेशनल करते हैं। अगर ज्यादा रहेगा तो आपको इंटर्नशिप वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करने को देगा। तो इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट भी इसलिए होती है। ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो कंपनी की प्रोफाइल चेक करे, उसमें ये आइडिया लगाने की कोशिश करे कि कौन सी कंपनीज इनके पास हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये आइडिया लगेगा कैसे? एक्चुअली ये भी देखो, ये आइडिया लगने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो कंपनी अगर अच्छी है तो वो अपनी हर तरह की एक जो भी ग्रोथ है वो ऑनलाइन रखेगी। हर चीज, वेबसाइट चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, लिंक्डइन चेक करो, एम्प्लॉयज कितने चेक करो। लिंक्डइन पे कितने एम्प्लॉयज है, 50 है, 100 है, 150 है, लिंक्डइन पे सब कनेक्टेड होते हैं, पता चल जाता है। ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको सोचने वाली बात ही नहीं है, इतना काम है इसलिए इतने एम्प्लॉय रखे हुए। किसी कंपनी के पास काम ही बहुत छोटा होगा तो कंपनी में 5 या 10 से ज्यादा क्लाइंट्स रखेगी, सॉरी एम्प्लॉयज रखेगा ही नहीं। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनिशियली जो लोग कॉलेज से पास आउट हुए हैं या जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए बड़ी कंपनी मिलना एक बहुत रेयर सा पॉइंट होता है। हालांकि अगर उनका स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर वो जो मीडियम स्कोरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको तो बड़ी कंपनी मिलने से रही, तो वो कैसे छोटी कंपनी में भी इसको फिल्टर कर पाए? देखो, मैंने जैसे कि पहले भी, अभी जब कुछ टाइम पहले आपने मुझसे पूछा था कि मेरी जर्नी के बारे में, तब भी बताया था मैंने कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने भी सेम कहा था, बड़ी कंपनी से अगर आप ज्वाइन भी करते हो। मेरी फ्रेंड है जो जेईसीआरसी में थी, वो हमारी सुपर सीनियर थी, मेरी फ्रेंड थी, लेकिन जब उसको जॉब से, जब टाटा का टीसीएस जब आई थी हमारे कॉलेज के अंदर, तो टीसीएस में उसका सिलेक्शन हो गया। अब आप ये सोचो कि टीसीएस में सिलेक्शन हुआ, सैलरी दे रहे थे वो 20,000 और पोस्टिंग दे रहे थे मुंबई। अब आप ये सोच के देखो कि 20,000 में 20,000 में आप मुंबई जैसे शहर में कैसे सरवाइव करोगे। लेकिन वो सिर्फ उसने ये देखा कि टैग है, टीसीएस है, और वो चली गई वहां पे, वो वहां पे मूव हो गई। Okay. तो उसने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मैं वहां मूव हो गई, मेरी सैलरी में मुझे कुछ नहीं बचता था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ की रेंट वगैरह, खाना पीना ही बहुत एक्सपेंसिव था, ऑफिस आना जाना। खैर वो तो कैब फैसिलिटी भी थी उनकी, बट लर्निंग उसकी कुछ नहीं हो पाती थी वहां पे। तो अगर आप कह रहे हो कि एज अ स्टूडेंट कोई निकलता है बाहर और बड़ी कंपनी के सपने देखता है, तो मैं क्लियरली बता दूं, अगर लग भी जाते हो, आप किसी भी क्राइटेरिया में आप सेट हो जाते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आप लग जाते हो, तो आपकी लर्निंग, आपसे मिस्टेक हो जाएगी। सबसे पहले तो वहां जाओगे आप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भी तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, और मिस्टेक होने पर आप डेफिनेटली डाउन पे आओगे। अभी तक ग्रोथ होने वाली थी आपकी, बट आप डाउन पे आ जाओगे। दूसरा, आपकी लर्निंग थोड़ी कम रहेगी। तो मेरा ये एडवाइस है, सजेशन मेरी ये रहेगी एज अ सीनियर, कि लोगों को ना एक स्टार्टअप कंपनीज या जो एक एवरेज कंपनीज होती हैं वहां पे अपना पहले स्टार्टिंग करें, और वो भी किसी एक ही पर्टिकुलर चीज पे काम करती हो। ऐसा नहीं कि वो सभी काम करती हो, किसी जैसे डेवलपिंग है तो वो सिर्फ डेवलपिंग ही करती है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप सिर्फ ऐसी कंपनी में चूज कीजिए जो सिर्फ डेवलपिंग में करती है, तो वहां पे आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एज अ चूजिंग। ओके, सो वन मोर थिंग, जैसा कि आपकी प्रोफाइल थी SEO, राइट?
तो आगे कुछ यही है प्रोफाइल या फिर कुछ और एक्चुअली भी? डिजिटल मार्केटिंग की पूरी प्रोफाइल है मेरी। मैं डिजिटल मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ आज तो। अभी तो मैंने खुद का ही स्टार्टअप नहीं, डाला हुआ है। जो आपकी फर्स्ट जॉब थी उसकी फर्स्ट बात जॉब करें। मेरी थी एसईओ एग्जीक्यूटिव। मैं ओके। एसईओ में थी, एग्जीक्यूटिव थी ओके, वहाँ पे। तो हाँ। एसईओ एग्जीक्यूटिव का जो प्रोफाइल होता है उस पर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनको क्या करना होता है एक्चुअली? देखो, एसईओ एसईओ एग्जीक्यूटिव का रोल होता है कि आप, कोई बिजनेस ओनर है, उसकी वेबसाइट उसने बनवा ली, चाहे वो ई कॉमर्स काम करता हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे कोई भी हो, उसने अपनी वेबसाइट, सबसे पहला काम वो करता है वो वेबसाइट बनाने का। वो अपनी वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बना के, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड रिले करता है गूगल के ऊपर। वहां पे आपका काम, आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे उधर टॉप पे आना है, मुझे मेरे वेबसाइट को, मेरे बिजनेस को आप दिखाओ, लिस्ट में दिखाओ। क्योंकि जब आप सर्च करते हो, एज अ कीवर्ड आप डालते हो, सर्च करते हो, तो पूरी लिस्ट निकल के आती है। तो जो पहले टॉप 10 में होते हैं या टॉप 5 में होते हैं, मोस्टली यूजर्स जो है उसी प्रिफर करते हैं। तो एसईओ के थ्रू, एसईओ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उन सभी एक्टिविटी के प्रोसेस के साथ हम अपने क्लाइंट्स की जो वेबसाइट है उसको कोशिश करते हैं कि टॉप 10 की रैंक में लेकर आए। तो ये काम एसईओ एग्जीक्यूटिव का होता है। एसईओ करते हैं ये ऑन पेज, ऑफ पेज। हालांकि ये, इस काम के लिए पूरी टीम लगती है, सिंगल पर्सन नहीं करता, पूरी टीम करती है इस काम को। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे मेरी खुद की एक वेबसाइट है evvis.info, तो मैंने उस पर कोई एसईओ नहीं किया हुआ है, राइट। अगर मैं evvis.info लिखूंगा तो वो सबसे पहले ही आएगी, क्योंकि वो डोमेन तो यूनिक हो गया। देखो, क्या है कि डोमेन से कोई सर्च नहीं करता। आपकी कंपनी क्या करती है, आपने वेबसाइट किस चीज के लिए बनाई है, क्या है आपका सर्विस या आपकी प्रोडक्ट बेस्ड? वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्फो प्रोवाइड कराने के लिए है। इन्फो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं एज अ यूजर, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो योर डोमेन, आई डोंट नो योर वेबसाइट। सो मैं एज अ यूजर क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज ढूंढूंगी। So I will put the keyword like reviews for this type of electronic products. Like suppose electronic vehicle है, कोई भी इलेक्ट्रिक कार, electronic। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर। ओके, हाँ, वैसा ही। तो मैं वैसे सर्च करूंगी। अब आपकी वेबसाइट पे उस तरह का कंटेंट, आपकी वेबसाइट पे उसके लिए काम होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड या उससे सिनोनिम्स जो उन कंप्लीटली कीवर्ड से रिलेटेड आप यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट जो है रैंक पे दिखेगी। पर्टिकुलर डोमेन से तो देखिए, डोमेन तो यूनिक होता ही है। डोमेन तो आप सेम नेम का तो डोमेन ले ही नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाती है। तो डोमेन से फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको आपके बिजनेस से, आपके सर्विस से आपको ढूंढते हैं, डोमेन से नहीं ढूंढते। ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। ठीक। अब आपके रोल्स क्या थे और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी फर्स्ट जॉब में या सेकंड जॉब में? देखो, क्योंकि मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 2-3 जॉब्स मैंने किए हैं, सभी को मैंने बहुत वाइजली फिल्टर कर दिया था, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी थी, मुझे पता थी। तो एसईओ में मैंने सीखा, सोशल मीडिया में मैंने सीखा, ठीक है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स थे, डिफरेंट। तो मैंने उसमें भी सीखा। तो उन सभी में मेरी प्रोफाइल में जो काम था वो अलग था। एसईओ में मेरा काम जो था, मैं मोस्टली ऑन पेज का काम करती थी। प्रॉपर एक वेबसाइट को मैं एनालिसिस करती थी, वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, एसईओ पर्सपेक्टिव से उसमें क्या क्या नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है चेंजेस की। तो बेसिकली काम जो होता था प्रॉपर रिपोर्टिंग के थ्रू होता था। तो वो मेरा एक काम होता था एसईओ का, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसमें। सेकंड जॉब के अंदर सोशल मीडिया का था। मुझे प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी देखनी होती थी कि क्या करते हैं, कैसे। सोशल मीडिया में बहुत सारे पार्ट होते हैं, कैलेंडर बनाना होता है मंथली में। हम पहले तो स्ट्रैटेजी बनानी होती है, फिर उस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो करना पड़ता है। डिजाइनर के साथ बैठ के डिजाइंस डिस्कस करने होते हैं, कंटेंट लिखना होता है, कंटेंट की स्ट्रैटेजी निकालनी होती है। तो सभी में अलग अलग ही था। इसी तरह का डिफरेंट मेरा जो है रोल था। ओके, तो जैसे अभी आजकल लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में डिफरेंस है? देखो, डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में देखो डिफरेंस, तो ये सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस में डिफरेंस है। चीजें एक ही है, वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, प्लेटफॉर्म सेम है, बट टेक्निकली प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग अलग है दोनों का। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में सिर्फ एक ही तरह की चीज होती है, जो एक ही तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि है सोशल मीडिया।
ओके इन्फ्लुएंसिंग मार्केटर जो हो गए वो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, फेसबुक पे भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। ओके ठीक है। तो सपोज करो किसी की इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है, उसको वो प्रोफाइल ग्रो करनी है। मोस्टली जो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे तो फोटोग्राफी की प्रोफाइल्स होती हैं, राइट, या कुछ वीडियो की रील्स बनती हैं। तो अगर उनको अपना पेज ग्रो करना है तो बेसिक स्टेप जो उनको करनी चाहिए, जो उनको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? देखो, आपकी प्रोफाइल के को अगर आपको इम्प्रूवमेंट ग्रोथ लेनी है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज को दे दिया जाए, वो पोस्ट करते जाएंगे और हमारी ग्रोथ बनेगी, ऐसा नहीं होता। आपको एज अ ओनर भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटर वाला जो सोशल मीडिया मार्केटर वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ओनर है उसको पैटर्न बना के दे, उनसे कलेक्ट करे डेटा, उनसे उनके वीडियोस का डेटा कलेक्ट करे, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाए। हम हेल्पिंग कर सकते हैं लेकिन ओनर या स्टाफ जो है उनका, उन्हें भी एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे देखो बहुत एक सिंपल सी एक लाइन होती है हमारी हिंदी में कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये लाइन जो है ना सोशल मीडिया के लिए एकदम बढ़िया बैठती है हर किसी भी बिजनेस में। आप बहुत बड़े ओनर होंगे, मैं जैसे टाटा अंबानी की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते, विजिबल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ फिर भी उनके भी अगर आप प्रोफाइल खोल के देखेंगे तो उनका स्टाफ, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी टीम रेगुलर कंसिस्टेंटली बेसिस पे एक्टिव रहती है सोशल मीडिया। तो एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। दूसरा ये है उस एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना है, वो आपका सोशल मीडिया वाला पूरी स्ट्रैटेजी बना के देता है। तो वहां पे जो है हमारे डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर की हेल्प चाहिए होती है कि एक्टिव होने के लिए, आपको जल्दी ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वो फिर पूरी स्ट्रैटेजी बनती है प्रॉपर तरीके से। ओके ओके, थैंक्स। सो सपोज अगर किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट्स को आपकी प्रोफाइल पे आना है जो कि एसईओ एग्जीक्यूटिव की है, तो उसको जॉब सर्च करने में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीवर्ड्स होंगे जो उसको अपने रिज्यूम में पुट करने चाहिए, और कैसे उसको फर्स्ट जॉब मिल सकती है इजीली? देखो, एसईओ, सोशल मीडिया, ये कंप्लीट, मैं ये मानती हूँ कि आप मतलब मेरी जो प्रोफाइल है वो एक ही के लिए, सिर्फ एसईओ के लिए नहीं रही है, वो बहुत सारी चीजों के लिए रही है। तो अगर किसी को पर्टिकुलर किसी एक चीज पर, चाहे वो एसईओ हो चाहे सोशल मीडिया, मोस्टली लोगों की चॉइस जो होती है वो सोशल मीडिया होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, सोशल मीडिया मोस्टली लोगों की चॉइस होती है क्योंकि इंटरेस्टिंग है, काफी स्किल्स होती है, इनोवेटिव बहुत है, आप इनोवेशन बहुत कर सकते हो सोशल मीडिया पे। एसईओ पे आप ऐसा इतना ज्यादा, आप अगर एसईओ में आप टेक्निकली आप डेवलपर हो, आपकी कोडिंग्स बहुत अच्छी है, आप एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप चीजों को R&D करने में भी बहुत अच्छे हो, तो आप एसईओ में कुछ अच्छा कर जाओगे। बट प्रोसेस जो है, वही बात है, हम थर्ड पार्टी के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्रोसेस काफी हद तक सिमिलर होता है, तो वो थोड़ा एक टाइम बाद बोरिंग हो जाता है एसईओ। बट जैसे गूगल एड्स है, गूगल एड्स एक बहुत अच्छा वर्क है, वहाँ पे अगर आप काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई भी प्रोफाइल पे अगर आपको आना है तो सबसे पहले तो आप चूज कर लीजिए, क्योंकि आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। किसी को भी कॉलेज से निकलते ही आना है तो आप चॉइस कर लीजिए कि आपको किस पे आना है। और ये सभी अलग अलग प्रोफाइल है, एसईओ अलग प्रोफाइल है, और गूगल एड्स अलग प्रोफाइल है, फेसबुक एड्स अलग प्रोफाइल है, सोशल मीडिया अलग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग है। तो पहले तो चूज करना पड़ेगा। जब आप चॉइस करते हो तब उस पर थोड़ी खुद की लर्निंग करने के बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जो कंपनी उसी पर्टिकुलर चीज पे काम करती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होगा। वैसे आपने काफी डिटेल में इस चीज पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि एसईओ ही सब कुछ होता है, इसी के आसपास सब कुछ चलती है। हालांकि मेरे जैसे कैंडिडेट को तो ऐसा ही लगता था, बाकी हो सकता है जो व्यूअर्स हैं उनको शायद ऐसा ऑलरेडी नॉलेज हो। तो सेकंड जो पॉइंट है, एसईओ एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में सरवाइव करने के लिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है डेली न्यू टेक्नोलॉजी आती है, डेली डोमेन चेंज आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स पोर्टल पे है तो आप किसी और प्रोफाइल पे भी काम नहीं मिलेगा, राइट? मिल सकता है। तो वैसे सरवाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो, सरवाइविंग के लिए तो सबसे पहले तो यह है कि हर इंडस्ट्री, खासतौर पे इंटरनेट इंडस्ट्री हर दिन बदल जाती है। इनकी एल्गोरिदम कब बदलती है आपको पता भी नहीं चलता। आपको एक्टिव रहना पड़ता है,
आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है कि गूगल ने अपनी एल्गोरिदम कब बदल दी, आपको पता रहना पड़ेगा। फेसबुक ने अपनी एल्गोरिदम कब बदली, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपडेटेड रहो चीजों को लेकर। अगर आपने कुछ भी मिस आउट किया तो गेम बदल सकता है, आप वो चीज में पीछे हो जाओगे, या फिर कोई कोई इतना आगे निकल जाएगा। तो ये क्या रेस, इतनी स्पीड अप वाली रेस है ना कि किसी ने पहले से ही वो अपडेटेड रहता है हर चीज के लिए, अंदाजा भी लगाता है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक में मार्केट में होता है ना कि हम अंदाजा भी लगा के अपना पेमेंट पैसे लगाते हैं, और जिसने अंदाजा सही लगाया उसका काम। तो वैसे ही सोशल मीडिया या कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग में होता है। आप पहले अपडेटेड रहो, आप अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी पे अंदाजा लगाओ, और अगर आप अच्छा कर जाते हो तो ही आप प्रोसेस करोगे। तो इस लाइन में ग्रो करने के लिए आपको अपडेटेड रहने के साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। आप वो भेड़ चाल वाला नहीं कर सकते, चलोगे तो आप लंबे टाइम तक नहीं टिको, आप चल पाओगे, आपको कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ेगा। ओके, अगर कोई कैंडिडेट स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है या देख रहे हैं, उनको आपके प्रोफाइल पे आना हो, एसईओ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बता सकते हैं आप, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी आप बता सकते हैं, उनके लिए अभी कॉलेज में उनको अभी क्या पढ़ना चाहिए और वो कैसे इस प्रोफाइल पे ग्रो कर सकते हैं? देखो कॉलेज में तो आजकल हमारे टाइम पर तो इतना था नहीं, बट अभी आई थिंक लगता है मुझे अभी तो काफी कॉलेज सब्जेक्ट्स बदले हैं। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर एक तरह का एक सब्जेक्ट आ गई है डिजिटल मार्केटिंग की, जहाँ पे लोग डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक सिखाते हैं। मुझे खुद को भी ऑफर आया था, यहाँ पे आईटीसी यूनिवर्सिटी है जो बिजनेस स्कूल है जयपुर में ही, वहां से मुझे ऑफर आया था एमबीए के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग की मुझे बेसिक ट्रेनिंग देनी थी। तो मैंने उनका पैटर्न पढ़ा था प्रॉपर, पूरा उनका मैंने देखा था, क्योंकि कोर्स में अवेलेबल थी सारी चीजें। तो आजकल के बच्चों को तो ये एडवांटेज है कि उन्हें ये सब चीजें जो है इंटरनेट पे ही नहीं मिल रही, एज अ प्रोफेशनली कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, और जो कि मुझे लगता है काफी बेटर है, क्योंकि ये फ्यूचर है। फ्यूचर भी अभी भी पूरा वर्ल्ड इस पे चल रहा है, और फ्यूचरिस्टिक भी चीजें हैं, और अब तो एआई आने वाला है, आ गया है ऑलमोस्ट, तो चीजें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। सो आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, स्टडी भी हो रही है आजकल कॉलेज में, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। या फिर आजकल तो लोग जैसे मैं हूँ, या मेरे जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, 15-15 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, वो तो आजकल ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो आप उस तरह की चीजें भी ले सकते हो, और बेटर ये होगा कि खुद ही R&D भी करो, चीजों को पढ़ के इम्प्लीमेंट करो, खुद R&D करो, और बहुत ईजी है। इंस्टाग्राम सबके पास होता है। देखो एसईओ की बात की जाए, सिंपल मैं एसईओ की बात करती हूँ। एसईओ में क्या होता है कि मैंने जैसे कि बताया कि प्रोसेस सेम होता है, तो मैं सिर्फ प्रोसेस बताती हूँ। पहला प्रोसेस ये होता है कि एक एसईओ एग्जीक्यूटिव क्या करता है। एसईओ में 2 चीजें होती है, ऑन पेज और ऑफ पेज। सबसे पहले क्या करेगा, वो वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट को आप पूरा एनालिसिस करते हो प्रॉपर तरीके से, और उसमें से फिर जो है उसका ऑन पेज तो टेक्निकली चीजें हैं, बैकएंड जो है टेक्निकली, कि गूगल जो चीजें पढ़ रहा है, जो चीजें अलाउ करता है, आप वही अलाउ रखो। गूगल जिस ऐसी कोई भी चीज आपकी वेबसाइट पे है, जैसे कॉपी कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट, आपका डेवलपर क्या करता है, डेवलपर को बेसिकली कंटेंट लिखना नहीं आता, तो डेवलपर क्या करता है, कॉपी करके कहीं से वो वेबसाइट पे डाल देता है, कॉपीराइटेड कंटेंट हो गया, वो कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। वो एसईओ के लिए फिर गूगल पढ़ लेगा, वो उसके तो क्रॉलर्स होते हैं, वो अगर पढ़ता है कि सेम कंटेंट, तो वो आपकी वो अगर पुरानी वेबसाइट है काफी टाइम, तो वो समझ जाएगा आपकी वेबसाइट कंटेंट में, तो वो आपको बैन कर देगा, आपकी वेबसाइट को लिंक नहीं कराएगा, या वो फ्रॉड समझेगा उस चीज को, तो वो कभी विजिबल नहीं कराएगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कराएगा, करने देगा आपकी वेबसाइट पे। तो जो स्टूडेंट अभी एसईओ में जाना चाहते हैं, उनको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए? एसईओ से ही नहीं होती एंट्री आप सोशल मीडिया से भी ले सकते हो, एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ले सकते हो, कंटेंट राइटर से भी ले सकते हो। आपको सिर्फ कंटेंट लिखना आता है, आप लिखने में बहुत अच्छे हो, आप एज अ कंटेंट राइटर भी एंट्री ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। हमारी तो कंपनी, कॉलेज के अंदर कंपनी आई थी जिनको कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट थी, और हमने प्रॉपर कंटेंट लिखा था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कंटेंट राइटर के लिए लिख रहे थे वो। मुझे जब पता चला, जब मैंने कहीं एक और जगह कंटेंट का लिखा और मैं सेलेक्ट हो गई, मेरा कंटेंट अच्छा लगा। कोई भी कंटेंट राइटर बन सकता है, जैसे कि टेक्निकल में सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी लाइन होती है। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग में घुसने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, उनको आप कौन सी प्रोफाइल सजेस्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनको कैसे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल जो है वो
इंटरेस्ट के ऊपर होता है। किसी को कंटेंट लिखना पसंद नहीं, किसी को पढ़ना पसंद नहीं, किसी की टेक्निकली चीजें बहुत अच्छी हैं, जो टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करता है, जिसको जो कोडिंग में इंटरेस्ट लेता है तो वो एसईओ की तरफ चला जाए, डेवलपमेंट की तरफ चला जाए। किसी को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, कंटेंट लिख सकता है, वीडियो फोटोग्राफी लेने का शौक है, वीडियो का शौक है, फैशन में इंक्लूडेड है जो, तो वो सोशल मीडिया पे जा सकता है। तो ये कम्प्लीटली चॉइस ऑफ योर्स होती है, लोगों को खुद को ढूंढना पड़ता है कि हमें हमारा इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाए और इंटर्नशिप करे कहीं से अच्छी जगह से। देखिए, इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के बहुत एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, ब्लॉग्स पढ़ लीजिए आप, किसी भी एक्सपीरियंस बंदे का कोई वीडियो देख लीजिए, एक्सपीरियंस बंदे का रील देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपनी सेल्फ स्किल्स को कितना बेटर कर पा रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए तो देखो, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताती हूँ ना, इंटरव्यू में क्या होता है, कंपनीज क्या चाहती हैं आपसे, मैं बताती हूँ आपसे। जितना हमें कॉलेज में सिखाया जाता है, जो हमको भी सिखाया था एनसी के टाइम पे, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता है इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे सिर्फ ये जानते हैं कि आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी कितनी है आपकी। अगर आप जिस प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो, वाइजली आपने चूज किया कि नहीं किया, और क्यों किया, आपकी जो एक जो साइकोलॉजिकली जो आपकी थिंकिंग है, वो उसको जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं, आपने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है कि मुझे यही प्रोफाइल पे जाना है, तो आप उस पर बिल्कुल अपना 200% देंगे, और वो सिखाएंगे भी आपको। उनका तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना, उनका टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है। तो एग्जैक्टली इंटरव्यू में यही सब जाना जाता है कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हैं और आप इस प्रोफाइल के लिए अपने आप को क्यों बेटर समझते हैं। तो तैयारी आप कहीं से भी कीजिए, डजंट मैटर। आप बस एक अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं यही करना चाहता हूँ, आप बढ़ लेना चीजों को लेकर। ठीक है, अभी आते हैं अभी आपके बिजनेस की तरफ। आपने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया? देखो, जॉब मैंने एग्जैक्टली छोड़ी नहीं थी, मुझे बस मिल नहीं रही थी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, तो जॉब नहीं मिल रही थी। ओके, सो बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला रीजन ये था, जो कि कुछ मेरा फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर सकती थी। तो उस सिनेरियो मैंने बिजनेस चूज किया, बिकॉज आई वांट टू बी विद माय फैमिली एंड बी विद माय सेल्फ। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने स्टडी की, ये स्टडी की कि क्योंकि हम एज ए एम्प्लॉय ऑफिस में क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एज ए बिजनेस ओनर हमें बिजनेस करना कैसा है ये नहीं पता, क्योंकि ये हमको सिखाया नहीं जाता, हर प्रोफाइल में हमें नहीं सिखाया जाता। उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ी, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग की स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास कितने भी अच्छे स्किल्स हो, मैं कितनी भी अच्छी एड कैंपेन रन करती हूँ, मैं कितना भी अच्छा बिजनेस देती हूँ, पर बिजनेस को लेकर आना अगर मुझे नहीं आता, तो मैं चीजों को कहीं ना कहीं लेकर जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले ये सीखा कि बिजनेस को मैं लेकर कैसे आऊँ अपनी कंपनी में। कंपनी को चलाने का प्रोसेस ठीक है, समझ में आ गया, बट कंपनी से मैं लोग कैसे लेकर आऊँ, मैंने वो सीखा। मैंने सेल्फ लर्निंग करी, मैंने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, कुकू एफएम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छी बुक्स का, तो मैंने वहाँ से जो है सेल्स एंड मार्केटिंग की बुक्स पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हैं। उसमें सब्सक्रिप्शन, बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन होता है, और आप हर तरह की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती है। मार्केटिंग से रिलेटेड, आपके टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड भी बुक्स मिलेंगी, सभी फाइन राइटर्स वहाँ पे बुक्स लेके अपने डालते हैं, तो मैंने वो भी सुनी है काफ़ी सारी। उससे ज़्यादा मैंने अपनी जैसी स्किल्स ली कि सेल्स कैसे करनी है, उसके बाद मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया। स्टार्टिंग में मेरे पास इतना एक फंड नहीं था कि मैं एम्प्लॉयज़ हायर करूँ, जगह लूँ, तो उस वक्त तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन ही थी, तो मैंने टाई अप किया कंपनीज़ के साथ में, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी, जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टाफ था, बस उनके पास क्लाइंट नहीं आते थे, क्योंकि मैंने स्टडी इतनी कर ली थी सेल्स एंड मार्केटिंग में कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत पॉलिश्ड हो गई। मैं क्लाइंट्स को लाना, उनके काम को मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट मैनेज करना और स्ट्रैटेजी बनाना, किस स्ट्रैटेजी पे कैसे काम होना है, वो उसमें मैं बहुत फाइन हो गई थी। तो मैंने एग्जैक्टली अलग अलग कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन किया। मैंने सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन किया जो एक ही काम करती है ये टाइम पे, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग है तो वो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करती है, वेब डेवलपमेंट की कंपनी है तो वो सिर्फ डेवलपमेंट करती है, वो कोई और काम नहीं करती, और एसईओ की कंपनी है वो सिर्फ एसईओ करती है, सोशल मीडिया की सिर्फ सोशल मीडिया। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज के साथ टाइप किया पैन इंडिया में ही, और उनके साथ टाइप करने के बाद मैं खुद क्लाइंट
पे वर्क करने लगी, मैं खुद क्लाइंट लेकर आती थी और उनके साथ मैं कोलैबोरेटेड थी, तो उनसे मैं काम करवाती थी और स्ट्रैटेजी मेरी होती थी। मैं सारा कंप्लीटली वर्क जो है अपने ऊपर हैंड ओवर करती थी और धीरे-धीरे फिर मैंने अपना स्टाफ बढ़ाया, मैंने लोग बढ़ाए और क्योंकि प्रोजेक्ट बढ़ने लगे, मैं अकेली ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाने लगी, तो मैंने लोगों को हायर किया, उनको मैंने सिखाया, स्किल्स दिए उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के एंड बस इसी तरह से मैंने क्लाइंट्स लेकर आई, फिर प्रोजेक्ट्स पार्ट दिए एंड काम स्टार्ट होने लगा। तो आज 2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। तो आपने जो अपनी जर्नी शेयर की अभी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी करंटली आप तो कितना मंथली अर्निंग हो जाता है आपकी? देखिए क्या होता है कि मैं मंथली अगर हम मान के देखें तो हमारे काम में क्या फिक्स नहीं होता, कभी जरूरी नहीं है क्लाइंट कोई आया, हो सकता है कि बात ही चला जाए। तो एवरेज मंथली मान के चलिए आप करीब 2 लाख 2 लाख ओवर द 2 lakhs, कई बार ऊपर भी हो जाते हैं, बट वो कंसिस्टेंट नहीं होता, कई बार 3 भी हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो कंसिस्टेंसी नहीं होता। अगर मैं फिर भी एवरेज मान के चलूँ तो 2 lakhs की सेल तो हो ही जाती है मंथली, सारा कुछ कटा के, सारा कुछ हटा के। सो थैंक यू मोनिका टू कनेक्टिंग विद अस, और आपने इतना टाइम दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, और जो हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।